नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और जैसा कि हम सबको विदित है कि ये कोरोना काल का दूसरा जो चरण है, ये थोड़ा हम सबको परेशान कर रहा है। पर परेशानी से डर कर घबरा कर अगर हम रुक गए तो शायद थोड़ी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसीलिए 94.3 माय एफएम और एम्स जोधपुर ने एक संयुक्त प्रयास जो है वो शुरू किया है कि आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाई जाए जिन्हें आप जानना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि वो तमाम सवाल जो आपके जहन में रहते हैं उनको आंसर किया जाए, उनके जवाब दिए जाए, ताकि आप अपने आसपास उन्हें स्प्रेड कर कर लोगों को एक पॉजिटिव माहौल के साथ आगे बढ़ने का मौका दें और इस संक्रमण के दौर को हम अच्छे से फाइट कर सकें, इस समस्या का समाधान ढूंढकर आगे बढ़ सकें। इसी का एक हमारा ये प्रयास। तो इस प्रयास में आज हमारे खास मेहमान एम्स जोधपुर से हैं प्रोफेसर एम के गर्ग साहब, प्रोफेसर एंड हेड जनरल मेडिसिन एंड एंडोक्राइनोलॉजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स जोधपुर। सर, आपका स्वागत है माय एफएम पर और आज के हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, धन्यवाद। सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि एम्स जोधपुर में इस समय कोविड-19 का जो ये सेकंड वेव है, कैसे हालात है, क्या स्थिति है? सर, जैसा कि सब जानते हैं और व्हाट्सएप का जमाना है, दूसरा दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी दौरान हमारे यहाँ भी पेशेंट्स हैं, उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति में हम इस समय जितने भी माइल्ड टू मॉडरेट केस है उनको एडमिट कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछली दौर से इस बार केस ज्यादा आ रहे हैं, मगर उतना भयावह रूप नहीं है उसका जितना कि पिछली बार था। आई थिंक ये जो आपने बात कही है, ये हम लोगों का साहस बहुत बढ़ाएगी, क्योंकि हर तरफ हमें यही सुनने को ज्यादा मिल रहा है कि इस बार थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज भारद्वाज सर भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एडिशनल प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन फैमिली मेडिसिन कोऑर्डिनेटर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, नोडल ऑफिसर एडल्ट वैक्सीनेशन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम में से कुछ समय हमें देने के लिए। Thank you so much, Rexab, and it's a pleasure to be here. सर, आपने वैक्सीनेशन का पूरा जो कार्यभार है वो संभाल रखा है। मैं जानना चाहूंगा कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन 45 प्लस एज का अब तक एम्स में हो चुका है? सर सर, अगर इस विषय में बात करें तो जब 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन खोला गया तो एक तरीके से ये दूसरा दौर था, क्योंकि पहला दौर जो था वो मेडिकल या हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुला था और 45 वर्ष से अधिक के व्यक्ति उसमें भी थे। तो यदि इन दोनों को मिला लिया जाए तो बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक 45 साल के ऊपर के दोनों अगर हम लोग मिला लें, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और सामान्य जन, तो कुल मिलाकर अभी तक 30% या 40% जनता जो है वो वैक्सीनेट हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का कार्य भी उसी रफ्तार से चल रहा है। और जैसा कि हम सबको विदित है, 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। आई होप के एम्स में उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी होंगी और रजिस्ट्रेशन जो आप लोग करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। गर्ग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इस बार का स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है, ये मुख्यतः कौन कौन से शरीर के अंगों को प्रभावित कर रहा है? सर, थोड़ा सा आप हमारे लिसनर्स को सरल भाषा में समझाएं। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना एक वायरस है और ये वायरल फीवर है। और वायरल फीवर जब वायरस शरीर में जाता है तो ये पूरे शरीर में फैलता है। बट इस बार जो ये कोरोना वायरस है मुख्यतः लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और इसलिए हम जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं वो इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मुख्यतः चूंकि ये नाक के रास्ते जाता है, तो चूंकि इसमें नाक के रास्ते जाएगा तो छींक भी आएगी, नाक में सरसराहट होगी, गले में खराश होगी, खांसी आएगी। और अगर ये लंग्स में पहुंच जाता है तो फीवर, खांसी, छाती में दर्द, ये सब चीजें हो सकती है। पिछले चूंकि ये नाक से जाता था तो जब नर्व को अफेक्ट करता था तो हमें एनोस्मिया जिसे कहते हैं कि सांस के अपने कोई भी चीज की सुगंध नहीं आती थी, मुंह का टेस्ट चला जाता था।
तो वो इस बार न देखने को नहीं मिल रहा है, मगर प्रीवियसली ये देखने को मिल रहा था। जो ये डबल म्यूटेंट है, इसमें इस बार जो हमने देखा है कि पहली बार एक फैमिली में अगर एक या दो आदमी को इफेक्ट हो गया तो बाकी बच जाते थे। इस बार जब ये घर में घुसता है तो चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए ये पूरे घर को चपेट में ले लेता है। तो आज के जमाने में जोधपुर में आप देखें, कोई भी फैमिली में अगर एक पर्सन हो गया तो बाकी सब भी चपेट में आ जाते हैं। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस बार। सर, एक तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आदमी परेशान हो जाता है, और इसके ऊपर अगर उसे कोई पुरानी बीमारी भी है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होगी इस बीमारी को एक बड़ा रूप देने में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में और हमारे यहाँ भी हमने स्टडीज की हैं, उसमें देखा गया है कि इस बीमारी की भयावहता किन लोगों में ज्यादा होती है। उसमें सबसे पहला है जो कि उम्र में 60 साल से ज्यादा होते हैं। दूसरा, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी होती है। तीसरा, जिनको अंडरलाइन किडनी डिजीज होती है। चौथा, जो कि कैंसर के मरीज होते हैं। पांचवा, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे होते हैं। तो इन लोगों में उनकी भयावहता ज्यादा होती है और उन लोगों में मोर्टिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार ने पहली बार वैक्सीन है वो 65 या इस मरीजों को पहले लगाया था। इसका कारण ही यही था कि चूंकि इन लोगों में बीमारी में मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, मौत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो पहले उनको बचाया जाए। उसके बाद में उन्होंने 45 किया और अब 18 ईयर्स में आ रहा है, जैसा कि आपने बताया। वैक्सीन का रिजल्ट तो बेटर ही है सर आपके हिसाब से? बिल्कुल। वैक्सीन, देखिए, एक बात बता देता हूं कि वैक्सीन लगाने के बाद में जो लोगों को बीमारी हो रही है वो एक तो माइल्ड हो रही है, सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ रही है, और मोर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो वैक्सीन डेफिनेटली इफेक्टिव है, लेकिन इफेक्टिव होने के लिए उसकी दूसरी डोज, उसके 15 दिन बाद में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक इंजेक्शन लगा दिया और आप सड़क पे निकल जाए कि अब मुझे नहीं होगा। तो वो बात लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरा वैक्सीन की डोज लगने के 15 दिन बाद में ही इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। अतः उनका अपना बचाव बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस आपके नाक में आ गया, आपको बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन वायरस है वो दूसरों को दे सकते हैं। तो इसलिए अभी भी कहा जाता है कि इन वैक्सीनेशन के बाद में भी आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चालू रखना चाहिए। ना, ये बहुत सही कहा आपने कि ये बिहेवियर जो है हमारा, इस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। डॉक्टर गर्ग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना का जो टेस्ट है, सरकारी जो सेवाएं हैं वो तो मिल ही रही है, पर कई लोग जो हैं सीटी स्कैन करवा लेते हैं, सीटी का स्कोर बताकर भी वो डॉक्टर से सलाह लेने का प्रयास करते हैं। आरटीपीसीआर जो है वो भी एक उसका टेस्ट माना जाता है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? किस टेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए पेशेंट को? आपने बहुत बहुत ही उपयुक्त और सही सवाल पूछा है। हमने यहाँ देखा है कि हमारे जो फ्लू स्क्रीनिंग डेस्क पे जो भी लोग आते हैं वो सीधा ये कहते हैं कि सब हम पॉजिटिव है, हमें भर्ती कर लीजिए। हम कहते हैं कि अपने आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बताइए, तो वो कहते हैं कि नहीं, सीटी में बताया है। सीटी में ओनली लंग इन्वॉल्वमेंट इज एनाटॉमिकल डायग्नोसिस। हमें आरटीपीसीआर जो कि आप हॉस्पिटल में देते हैं, आपके पास एक मैसेज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी को हम पॉजिटिव मानते हैं। हम सीटी स्कैन की वैल्यूज को कोरोना पॉजिटिव नहीं मानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि बताया कि लंग्स का काम है वो आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का है। और अगर आपकी भली सीटी स्कोर 18 है, 19 से 20 है या 25 का 25 है, लेकिन आपके अगर SpO2 मेंटेन है, तो मैं आपके कोरोना स्कोर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दूंगा। लंग्स अपना काम कर रहे हैं, भले कितने भी डैमेज। वही वाली बात है कि आपकी कार में बहुत खराबी है मगर कार चल रही है, आप उसको चला सकते हैं। इसलिए SpO2 को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो दूंगा। अगर आपका सीटी स्कोर भली 5 और 6 है लेकिन SpO2 94 से कम है, इसका मतलब आप मॉडरेट डिजीज से सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाना है। और आपका सीटी स्कोर 18 है मगर SpO2 96 97 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सीटी स्कोर रिकवरी को बताता है और ये धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। अतः सीटी स्कोर के ऊपर न जाए, प्रॉपर आरटीपीसीआर का टेस्ट जरूर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये खास जानकारी हमारे से साझा करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन दिनों हम कुछ बातें सुन रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को लेकर। एक तो ऑक्सीजन की बहुत डिमांड बढ़ गई है, दूसरा एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है
उसका इस्तेमाल भी अत्यधिक हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों स्थितियों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ऑक्सीजन का बिल्कुल लेवल जो है वो सामान्य तक कितना रहना चाहिए, और रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बारे में आपकी राय क्या है? बिल्कुल, मैं इन दोनों के बाद में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज है ऑक्सीजन की। तो जनता को समझना चाहिए कि ये बीमारी 90% में एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होती है। मतलब कि उनको खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक हो गया, बाकी कोई भी तकलीफ नहीं। तो माइल्ड डिजीज के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजुअली 94% से ज्यादा रहता है। हमारा अगर आपका भी सेचुरेशन ले तो इट वेरीज बिटवीन 95 प्लस माइनस 3, लाइक इट कैन वेरी एट एनी टाइम। तो अगर 94% से ज्यादा आपका सेचुरेशन है और आपको शरीर में दर्द है, बुखार है, तो आपको किसी तरह की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। कभी कभी हो सकता है आपकी जो आप लगा रहे हैं उंगली में, उसकी बैटरी कम हो गई, या उसका आपका कलर ज्यादा है, या कुछ गंदा है, तो आपका सेचुरेशन कम आ रहा है। तो एक रीडिंग के ऊपर कभी ना जाए। You have the persistently low level below 94, then only oxygen is required. Above that, oxygen is not required. That is the first thing. They are mild disease. They will go within 7 to 10 days. Just you to take rest at home. You don't require remdesivir at that time also. Because remdesivir एक तरह की जो दवाई है वो वायरल के रिप्लिकेशन को रोकती है। और पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जो वायरल रिप्लिकेशन है वो 7 to 10 डेज पे जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद में ही बॉडी का इम्यून रिएक्शन है, जो भी सिम्टम आते हैं वो बॉडी के इम्यून रिएक्शन से आते हैं। तो रेमडेसिविर जो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, जिसका हमारा क्राइटेरिया होता है कि आपको 1 से 1 डिग्री से ज्यादा बुखार आता है, आपकी सांस लेने की जो दर है वो 24 से ज्यादा हो जाए, या सेचुरेशन 90 से कम हो जाए, तो उसको हम मॉडरेट डिजीज कहते हैं। इस मॉडरेट डिजीज के अंदर ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है। अतः अगर आप देखें तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों को माइल्ड डिजीज है, तो उनको न तो ऑक्सीजन की जरूरत है न रेमडेसिविर की जरूरत है। अक्सर लोग घबराहट में ये सोचते हैं कि माइल्ड डिजीज में हम लगवा देंगे तो वो मॉडरेट की तरफ नहीं जाएगी। ये साइकी है लोगों की। लेकिन मैं कहता हूं कि इसका माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट होने में कोई हाथ नहीं। जिनको माइल्ड होता है, बॉडी की इम्यूनिटी पे है, वो माइल्ड ही रहेंगे। जो मॉडरेट की तरफ जाते हैं, दैट मीन 10% लोग, उन्हीं को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है। एक चीज और है, लोगों के मन में ये भ्रांति है कि रेमडेसिविर लगाने से मृत्यु दर कम हो जाएगी। हमारे यहाँ WHO की तरफ से सॉलिडिटी एक ट्रायल हुई थी जिसमें हमने जोधपुर ने भी इंडिया से भाग लिया था। रेमडेसिविर मृत्यु दर को कम नहीं करती। ये इस लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये कोई रामबाण दवा नहीं। मृत्यु दर या डिजीज की सिवियरिटी वो बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करती, जबकि रेमडेसिविर सिर्फ वायरस को मारती, बॉडी की इम्यूनिटी पे इसका कोई असर नहीं। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि रेमडेसिविर सिर्फ 10% लोगों में जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है उनमें ही काम लेना है, और ऑक्सीजन भी सिर्फ उन्हीं लोगों को जरूरत है। इवन सर कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल जो है उससे साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप अननेसेसरीली उसका इस्तेमाल करते हैं तो। बिल्कुल, जो रेमडेसिविर जो ड्रग है, मैंने आपको जैसा बताया कि वायरस पे काम करती है, हमारे शरीर पे काम नहीं करती है। मगर इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और वो किडनी के सारे बाहर निकलती है। अगर किसी को अंडरलाइंग लीवर डिजीज है या किडनी की डिजीज है, तो ये दवाई शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, और उससे इसके शरीर पे विपरीत असर पड़ सकता है। अतः इस दवाई को बहुत ही सोच समझ के अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस यूज करना चाहिए। ये ऑक्सीजन लेवल का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। हर अस्पताल में पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? विच ऑक्सीजन लेवल? पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो, ओके, क्योंकि या हमारे पास मैक्सिमम जो देखिए, क्वायरीज आती है वो ये आती है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है बहुत सीवियर कंडीशन में पेशेंट। देखिए हमारे यहाँ हमने अक्सर देखा है, हमारे एम्स के ओपीडी में, कि हमारे पास फोन आते हैं, बाहर से आते हैं, सिरोही, पाली, सब जगह से, साहब मरीज बहुत सीरियस है, उसका ऑक्सीजन लेवल है 91 है, राइट, 89 हो गया है। और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमें पाते हैं कि वो 97-98% चल रहा है, उनको भर्ती की भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसका आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपकी सांस की दर बढ़ जाएगी, और आपकी आवाज है, आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे फोन पे अगर कोई बात करता है और वो मुझसे तरीके से बात कर पा रहा है, इसका मतलब मैं आपको 99% श्योरिटी से कर सकता हूं कि उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं। तो हमेशा विश्वास रखिए कि अगर आपको सांस की तकलीफ नहीं है,
ज्यादा खांसी नहीं आ रही है, आप अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं, और फिर भी अगर आपका यंत्र है वो कम बता रहा है, तो आप उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बैटरी कम हो गई हो। उसको अंदर से साफ कर लीजिए, अपने हाथ को साफ कर लीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट करके लंबी लंबी सांस लीजिए और वापिस चेक करिए, आपको वो अच्छा मिल जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन है, वो हर जगह होते रहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चिंता में होते हैं, सांस की दर, आपके हीमोग्लोबिन लेवल, ये किस बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। तो एक आपका जो सिम्टम है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका इस समय 97-98% से कम नहीं होगा, क्योंकि आप तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये लोगों को जानना जरूरी है कि कब उस लो ऑक्सीजन लेवल का क्या सिम्टम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि घबराहट या पैनिक होने पर भी ये स्तर शायद गिरता होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट के किसी के संपर्क में आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन उसके सिम्पटम आने में लग जाते हैं। तो एक तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो फिलहाल अभी कोविड पॉजिटिव नहीं आए हैं? उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो 7 दिन का था, वो पिछली बार पेशेंट को 7 दिन लग रहे थे। इस बार हम देख रहे हैं कि कांटेक्ट आने के 2-3 दिन बाद में ही सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, पहली चीज। तो इस बार मैंने कहा इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इंक्यूबेशन पीरियड भी छोटा है, तो लोगों को जल्दी सिम्टम आ रहे हैं। जब भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये लिखा गया है कि अगर होना है तो 7 दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है कि जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, अगर ऐसी बात है। अगर 7 दिन के अंदर सिम्टम आते हैं, तो वो टेस्ट करा ले। अगर 7 दिन के अंदर सिम्टम नहीं आए हैं, तो उसमें होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, तो 7वें दिन टेस्ट करा लें। अगर वो नेगेटिव है, तो फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये दूसरों के बचाव के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो 10 दिन का पीरियड दे दीजिए। 10 दिन बाद में ऑलरेडी अगर किसी आदमी को इन्फेक्टिविटी हुई भी है, तो 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। बहुत सही कहा सर ने कि 10 दिन के अंदर वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास जानकारियाँ साझा करने के लिए। आपका कोई संदेश है सर, जो हमारे जोधपुर वासियों से आप साझा करना चाहें इस पैंडेमिक के दौर में? देखिए, ये पैंडेमिक का दौर है, ये एक आंधी है, और आंधी के अंदर अकेला कोई भी नहीं लड़ेगा, उड़ जाएगा। हम सब साथ में रहेंगे, तो ये आंधी भी निकल जाएगी, और हम अपनी जगह पैर जमा के खड़े रहेंगे। आप सब अपने घर पे रहें, सेफ रहें। जिसको भी कुछ ऐसी छोटी मोटी खांसी जुकाम बीमारी होती है, तो उन लोगों को घर पे रखें, गर्म पानी दें, रेस्ट दें, क्रॉसिन दें, पैनिक नहीं करें। पैनिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द डिटोरिएशन। पैनिक होने से आदमी की बीमारी बहुत बढ़ती है। वही अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि सिंपल वायरल फीवर है, हमारे जिंदगी में हम सब लोग कैसे वायरल फीवर के दौर से निकले हैं और ठीक हुए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सबको साथ पकड़ के कदम आगे बढ़ाता है, हिम्मत रखनी है। ये दौर भी गुजरेगा और हम सब जीतेंगे। ह्यूमन रेस हैज फॉट एवरी टाइम, हैज वॉन, एंड वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी विल विन। Yes, we will win. This is the positive message by M.K. Garg Sahab. Thank you so much, sir, for your valuable and precious time. हमारे यहाँ जब भी किसी को कोरोना का शक होता है या कोरोना पॉजिटिव होता है, तो अगर उसको एम्स आना है, तो वो एम्स के अंदर इमरजेंसी में फ्लू स्क्रीनिंग डेस्क के वहां पर रिपोर्ट कर सकता है। वहां पर आने के बाद में हम मरीज को सोशल डिस्टेंसिंग से देखते हैं। जब उनका नंबर आएगा, तब उनका पल्स, उनकी रेस्पिरेशन, उनकी SpO2 मेजर की जाएगी। जो कि मरीज माइल्ड है, उनको हम वापस घर आइसोलेशन के लिए भेज देते हैं। उस समय हम निवेदन करते हैं कि वो झगड़ा एडमिशन के लिए न करें, क्योंकि हमारे पास में फाइनाइट नंबर ऑफ द बेड्स है, जिनको कि मॉडरेट और सीवियर पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है। जब भी आपको भर्ती की जरूरत होगी, तब हम आपको भर्ती करेंगे, और जनता से निवेदन है कि वो इस कार्य में हमारा सहयोग करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिकवरी रेट कितना है एम्स जोधपुर में? जितने भी लोग हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 95 to 96% लोग जो कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज वाले, वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। और हमें आशा है कि इस दर को हम और इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है ना, ये वक्त ही बताएगा, बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
हम ठीक होंगे और ठीक होकर जाएंगे। अगर Yes. ये आपके मन में विश्वास है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जरूर ठीक होकर जाएंगे। अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो मर गया, मुझे कुछ नहीं मिला, नेगेटिव रखेंगे, तो थोड़ा सा उसका बॉडी पे गलत असर पड़ता है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी, गांठ बांधनी पड़ेगी कि हमारा जो सोचने का तरीका है, वो भी हमें इस बीमारी से उबरने में बहुत मदद करेगा। अगर हम सकारात्मक हैं, हम जल्दी स्वस्थ होंगे। अगर हम नकारात्मक सोच के साथ बढ़ रहे हैं, तो परेशानियां ना केवल हमारे लिए, परिवार के लिए भी बढ़ने वाली है। हमारे सेशन के इस पहले इंटरव्यू के लिए मैं एम्स परिवार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर एम.के. गर्ग साहब एंड प्रोफेसर पंकज भारद्वाज सर जो हमारे साथ जुड़े। आगे भी हम आप तक कुछ खास इंफॉर्मेशन एम्स के जितने भी डिग्निटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ साझा करते रहेंगे। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम और सोशल मीडिया पर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। कोई भी प्रश्न आपका हो जिसका आप जवाब जानना चाहें तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपका सवाल डॉक्टर साहब तक फॉरवर्ड करेंगे और उनका जवाब आप तक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। एक रैपिड फायर टाइप या फिर यूं कहें रिकैप सा करते हुए एम.के. गर्ग साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना होना चाहिए तब पेशेंट को एडमिट करवाया जाए हॉस्पिटल में? 94% से कम। और रेमडेसिविर की स्थिति कब होगी तब इंजेक्शन के लिए बढ़ना चाहिए? जब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत हो और आईसीयू में एडमिट होना हो तब। तो ये है दो खास बातें, इन्हें गांठ बांध लीजिए, अपने आसपास लोगों तक फैलाइए, लोगों को समझाइए, रिक्वेस्ट करिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने कहा, हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। थैंक यू। धन्यवाद।